ऐसे ही का तमाम ये कंबोज माल है, जैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकर। आप देख रहे हैं मनी 9। समय हो गया है आपके फेवरेट प्राइम टाइम शो मनी सेंट्रल का। मेरे साथ स्टूडियो में खबरों के विश्लेषण के लिए मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी आ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से चर्चा शुरू करें, आपको आज का ऑन द शो बताएं उससे पहले बता दें आपको आज की दिन की सबसे बड़ी खबर क्या है। दिन की सबसे बड़ी खबर है अदानी समूह से जुड़ी। पैनल जो बनाया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसने अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी है। वो जांच रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी गई है। क्या उस रिपोर्ट में निकला, क्या उस रिपोर्ट के मायने हैं, क्यों बाजार ने उसको थम्स अप दिया, क्या बाजार उसको नहीं पढ़ पा रहा, क्या बाजार ने उसमें पढ़ा, ये सब कुछ हम जानेंगे समझेंगे आज दिन की सबसे बड़ी खबर में। लेकिन आज दिन की सबसे बड़ी खबर एक नहीं दो होंगी। दूसरी खबर कौन सी है वो आपको बताएंगे, लेकिन देखिए पहले ये ऑन द शो। शुरुआत करेंगे आज महंगाई की खबर के साथ। आटे चीनी की महंगाई ने बढ़ाई चिंता। सस्ता हो सकता है म्यूचुअल फंड में निवेश करना। S&P ने क्यों नहीं बदली भारत की रेटिंग। बड़ी कोशिशें की गई लेकिन S&P ने रेटिंग को जस का तस रखा। क्या वजह थी ये जानेंगे। रुपए में अचानक क्यों आई गिरावट, अदानी के खिलाफ जांच में क्या मिला, और आज दिन की एक सबसे बड़ी खबर होगी शीन फिर करेगी भारत में एंट्री। शीन दरअसल चीन की एक बड़ी कंपनी है, लोकप्रिय कंपनी है। क्या करती है ये कंपनी, क्यों, क्या इसकी खासियत है, भारत में ये कैसे एंट्री ले रही है, किस रास्ते से आ रही है, किनके कंधों पर बैठ के आ रही है, ये सब कुछ आपको बताएंगे दिन की दूसरी सबसे बड़ी खबर में। लेकिन शुरुआत महंगाई की खबर के साथ। महंगाई के मोर्चे पर कई चिंताएं एक साथ उभर रही हैं, बन रही हैं, चाहे वो गेहूं हो, चाहे वो सब्जियां हो, या वो चीनी हो। गेहूं की महंगाई फिर से सरकार का टेंशन बढ़ा सकती है। मई में अब तक गेहूं का भाव 4 से 5% बढ़ चुका है। अप्रैल अंत में दिल्ली में गेहूं का भाव 2300 रुपए प्रति क्विंटल के नीचे था, जो अब 2400 रुपए के ऊपर है। शुक्रवार की बात करें, यानी आज की बात करें, तो दिल्ली में गेहूं का भाव 2412 रुपए प्रति क्विंटल पर ट्रेड कर रहा है। अब गेहूं महंगा है तो सीधी सी बात है, आटा, सूजी, मैदा सब कुछ आगे महंगा हो जाएगा। इससे बने उत्पाद भी आगे महंगे हो जाएंगे। गेहूं की कीमतों में बढ़ोतरी बड़ी खबर नहीं है। बड़ी खबर यह है कि ये किस समय हो रही है। आप सोचिए कि एक तरफ जब सरकार किसानों से गेहूं खरीद रही है, अराइवल पीक पर है, तब ये गेहूं की बढ़ोतरी हो रही है। सर, कितनी बड़ी चिंता है ये गेहूं की कीमतों का इस समय बढ़ना? शुभम, जैसा आपने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि खरीफ रबी की फसल आते समय गेहूं की कीमत बढ़ रही है। रबी की फसल के अराइवल का या बाजार में मंडियों में पहुंचने का ये सबसे पीक समय है, पीक सीजन है। अप्रैल और मई में सबसे ज़्यादा गेहूं बाजार में आता है। और अब सरकारी खरीद के कांटों पर FCI के सेंटर्स पर गेहूँ नहीं पहुँच रहा है। और इसकी दो बड़ी वजह हैं। महंगाई से ज़्यादा महंगाई की धारणा बुरी होती है, और कृषि उत्पादक मंडियों में और उसके आसपास किसानों के भीतर इस बात की पूरी धारणा है कि ये पूरा साल गेहूं की महंगाई के साथ जाएगा। और इसलिए अब बाजार में FCI के पास गेहूं नहीं आ रहा है, सरकार का लक्ष्य भी पूरा नहीं हो रहा है, और गेहूं की कीमतें 4% बढ़ चुकी हैं। उसका असर में बाकी और सारी की चीज़ों कीमतों पर दिखाई दे रहा है। और ये अब अप्रैल तक, जब तक गीला और ख़राब गेहूं बाजार में आ रहा था, शुरुआती जब सरकार ने छूट दी थी कि ज़्यादा मॉइस्चर वाला गेहूं खरीदा जाएगा, तब तक तो गेहूं बाजार में बिकता रहा। लेकिन जैसे ही नॉर्मल गेहूं की अराइवल शुरू हुई, उसमें तेज़ गिरावट आई। मई की शुरुआत में सरकार की खरीद बुरी तरह टूट गई है। अब यहाँ से गेहूं की कीमतों में महंगाई का एक दौर शुरू हो सकता है। भारत में जो ये गेहूं की कीमतें चढ़ रही हैं, बढ़ रही हैं, इनका कोई भी रिश्ता ग्लोबल नहीं है। क्योंकि ग्लोबल मार्केट में जब हमने पड़ताल की तो पता चला कि वहां तो कीमतें टूट रही हैं। सर, ग्लोबल मार्केट में कीमतें टूटने की क्या वजह है? ये दिलचस्प चीज़ है, और ये डाइवर्जेंस कल परसों से दिखाई दिया। ग्लोबल मार्केट में गेहूं की कीमतों में गिरावट की वजह जो रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच में एक संधि हुई थी अफ्रीका और बाकी दुनिया के देशों को गेहूं बेचने की या निर्यात करने की, उस संधि को लेकर है। पहले ये संधि खत्म होने वाली थी, लेकिन कल टर्की की तरफ से इशारा किया गया कि फिलहाल रूस और यूक्रेन और सारे देश मिलकर इसे 2 महीने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए राजी हो गए। यानी ये गेहूं की आपूर्ति बंद नहीं होगी, जो कि ब्लैक सी के जरिए आती है। ये माना जा रहा था कि अगर ये संधि खत्म हो जाती, रूस ने शर्त रखी थी कि अगर यूरोपियन नेशंस उनके ऊपर और ज़्यादा प्रतिबंध लगाएंगे तो उस संधि से बाहर हो जाएगा। और अगर वो संधि से बाहर हुआ तो फिर उन जहाज़ों का आवागमन का ब्लैक सी के रास्ते से नहीं हो पाएगा। लेकिन अब वो संधि फिलहाल जारी है, 2 महीने तक और रहेगी। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की कीमतों में जो तेजी की संभावना बनती दिखाई दी थी, उसमें गिरावट आ रही। पर भारत के लिए पूरा साल ऐसा लगता है कि गेहूं की महंगाई के साथ बीतेगा आने वाले समय में। क्योंकि गेहूं अभी फिलहाल तो गेहूं की कीमतें MSP से ऊपर बनी हुई हैं, लेकिन अगर मानसून कमजोर हुआ, खरीफ की फसल खराब होने की संभावना दिखाई दी, धान की फसल खराब होने की संभावना दिखाई दी, तो फिर इस साल गेहूं की कीमतें और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। फिलहाल अनाज की महंगाई पिछले 1 साल से दहाई के अंकों में बनी हुई है, जो भारत का
का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक या खुदरा मूल्य सूचकांक है, जो हर महीने आता है, जो हमें बताता है। महंगाई की ये चिंता सिर्फ गेहूं तक सीमित नहीं है। चीनी और सब्जियों की महंगाई भी बढ़ने की आशंका गहरी हो रही है। इस साल चीनी उत्पादन में 8% की गिरावट का अनुमान है, जिस वजह से भाव बढ़ने की आशंका है। हाल के दिनों में कुछ सब्जियों के दाम भी बढ़े हैं। सब्जियों में कि ये महंगाई रिटेल इन्फ्लेशन को फिर से भड़का सकती है। सर, यहाँ क्या परिस्थिति बनती दिख रही है चीनी और सब्जियों की बात करें तो? चीनी की महंगाई पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। चीनी की गन्ने की फसल में के उत्पादन में गिरावट आई है, खासतौर से जो गन्ने की ईल्ड है उसमें तेज गिरावट आई है। महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश में भी चीनी के उत्पादन में कमी की संभावना, और इसका असर हमें चीनी की कीमतों पर दिखाई दे रहा है। सब्जियों को लेकर एक नई चिंता दिख रही है। सब्जियां अभी तक, अगर हम ताजे महंगाई के आंकड़े देखें पिछले 3-4 महीने के शुभम, तो सब्जियां डिफ्लेशन की स्थिति में थी। सब्जियों की कीमतें गिरी थी, और जिसके कारण भारत में महंगाई के आंकड़े को कम से कम प्रत्यक्ष रूप से ऊपर से टॉप लाइन से कम करने में मदद मिली थी, और महंगाई की दर रिजर्व बैंक के सहनीय स्तर के आसपास आ गई थी, उससे नीचे आ गई थी, क्योंकि सब्जियों की कीमतों में गिरावट आई थी। लेकिन अब सब्जियां फिर वापस तेजी की तरफ जा रही हैं, और सब्जियों का असर हमें महंगाई के आंकड़े में रिफ्लेक्ट होता दिखाई देगा। अब अगर आप ध्यान से इस पूरी तस्वीर को देखें तो इसमें हमने चावल की कीमतों में बढ़ोतरी खरीफ के मौसम के दौरान देखी थी। गेहूं की कीमतों में बढ़ोतरी लगातार चल रही है रबी के मौसम के साथ। इसके अलावा दूध की कीमतें कम होने की गुंजाइश नहीं दिखती। चीनी की कीमतें बढ़ोतरी पर हैं, सब्जियां वापस लौट रही हैं, और मसालों की कीमतों में बढ़ोतरी, हल्दी और बाकी मसालों की कीमतों में बढ़ोतरी दिख रही है। तो हमारे पास अब जब नए महंगाई के आंकड़े आएंगे मई जून जुलाई तक, तो क्या वहाँ खाद्य महंगाई वापस लौटेगी? क्या रिजर्व बैंक को अपना जो नीति है उस नीति में ब्याज दरों को लेकर कुछ बदलाव करना होगा? ये देखने वाली बात होगी। लेकिन महंगाई के मोर्चे से राहत की खबरें कम हो रही हैं धीमे धीमे। थाली को देखिए तो गेहूं महंगा, दूध महंगा, सब्जियां महंगी, चीनी महंगी, मसाले महंगे, आटा महंगा, एक सब चीज़ें पूरी थाली को महंगा कर रही हैं। अगली खबर ओएनडीसी से। ओएनडीसी पर मिलने वाला डिस्काउंट जल्द बंद हो सकता है। ओएनडीसी के चीफ बिजनेस ऑफिसर शिशिर जोशी का कहना है कि लागत निकालने के लिए 2 तरीके के शुल्क लगाए जा सकते हैं। हालांकि ऐसा कब होगा अभी इस पर कुछ भी स्पष्ट नहीं है। सर, ये 2 शुल्क डबल फीस कैसे लगेगी, क्या है फीस? ओएनडीसी को लेकर पिछले 1-2 हफ्ते के अंदर काफ़ी उत्साह बना। सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर लोगों ने पोस्ट किया और ये कहा कि बहुत सस्ता सामान ऑर्डर किया जा सकता है, खासतौर से फूड ऑर्डर किया जा सकता है जोमेटो और स्विगी के जरिए। लेकिन उसके बाद भी ये स्थिति स्पष्ट नहीं थी कि ओएनडीसी पर जो सब्सिडी और डिस्काउंट मिल रहा है वो कब तक जारी रहेगा। लेकिन अब ओएनडीसी के ढांचे में ये जो ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जिस पर बहुत तमाम वेंडर या विक्रेता अपने को रजिस्टर कराते हैं, वहाँ ओएनडीसी के प्रशासन की तरफ इस बात का संकेत दिया गया है कि वो 2 तरीके की फीस लागू करेगा। एक फीस होगी जिसके जरिए कोई वेंडर यहाँ अपने आप को रजिस्टर कराता है और उसके लिए एक सालाना फीस होगी, और दूसरी जो ट्रांजैक्शन पर फीस होगी, यानी जो ऑर्डर दिया जाता है उस पर लगाया जाएगा। लगभग ये फीस का ढांचा जोमेटो और स्विगी जैसा ही होगा, जैसा कि बाकी जो फूड फूड डिलीवर करने वाले ऐप हैं उनके जैसा ही होगा। कब से लागू होगा पता नहीं है, लेकिन ओएनडीसी के सिस्टम्स पर सब्सिडी कब तक जारी रहेगी, कब तक ये सस्ता खाना डिलीवर किया जाता रहेगा, इस लेकर तमाम सवाल हैं। और कई जगह ये माना जा रहा है कि एक लंबे समय तक इस सब्सिडी को या इस सस्ती डिलीवरी को शायद बनाए नहीं रखा जाएगा। व्हाट्सएप पर फाइनेंशियल फ्रॉड और स्पैम कॉल को रोकने के लिए दूरसंचार विभाग ने व्हाट्सएप को एक सुझाव दिया है। इसमें कहा गया है कि केवल सिम कार्ड वाले मोबाइल फ़ोन पर ही व्हाट्सएप चलना चाहिए। अभी फर्स्ट टाइम यूज़र केवल वेरिफिकेशन के लिए सिम का इस्तेमाल करते हैं, बाद में व्हाट्सएप का इस्तेमाल बिना सिम के भी कर सकते हैं, बस वेरिफिकेशन के लिए सिम कार्ड की ज़रूरत होती है। सर, सरकार ऐसा सुझाव क्यों दे रही है? ये समस्या और ये सुझाव आया है हाल में व्हाट्सएप से आने वाली जो कॉल्स हैं, और जिसमें खासतौर से स्पैम कॉल्स हैं जो विदेश से आ रही हैं। ऐसा पाया गया है कि व्हाट्सएप चूंकि मोबाइल पर भी चलता है और डेस्कटॉप और लैपटॉप पर भी चलता है, तो ऐसा पाया गया है कि ज़्यादातर कॉल्स वाईफाई नेटवर्क से आ रही हैं, यानी लोगों ने व्हाट्सएप को डाउनलोड किया है अपने डेस्कटॉप पर और वाईफाई से जोड़कर उसे चलाया है, और इस वजह से उन कॉल्स वो कॉल्स कहाँ से आ रही हैं उन्हें ट्रैक कर पाना मुश्किल हो रहा है। सरकार की तरफ से व्हाट्सएप से कहा गया है कि व्हाट्सएप को सिम आधारित किया जाए, पूरी तरह सिम पर आधारित सर्विस बनाई जाए। हालांकि व्हाट्सएप के लिए ऐसा करना कितना आसान होगा पता नहीं, क्योंकि व्हाट्सएप एक ऐसा सिस्टम है, मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है जो अक्रॉस द डिवाइसेस काम करता है, और यही व्हाट्सएप की सबसे बड़ी ताकत थी बाजार में कि उसे आप मोबाइल से भी और अपने डेस्कटॉप से भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर व्हाट्सएप को केवल सिम तक लिमिटेड किया गया तो इसका क्या कोई दूसरा वर्जन आएगा? और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि व्हाट्सएप में ज़्यादा चैलेंज डेटा से ज़्यादा कॉलिंग के चैलेंज आ रहे हैं, क्योंकि व्हाट्सएप से जो कॉल हो रही है वो इंटरनेट टेलीफोनी के जरिए आती, जिन्हें ट्रैक करना और भी ज़्यादा मुश्किल होता है। व्हाट्सएप के जवाब का इंतज़ार है कि सरकार के सुझाव पर मेटा क्या फैसला लेती है।
कैपिटल मार्केट रेगुलेटर ने शेयर बाजार में लिस्ट कंपनियों के लिए अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन यानी यूपीएसआई की परिभाषा में बदलाव का प्रस्ताव दिया है। सेबी ने कंसल्टेशन पेपर में कहा है कि यूपीएसआई की मौजूदा परिभाषा को बदलने की जरूरत है और नई परिभाषा में डिस्क्लोजर के नियमों को जोड़ने की जरूरत है। सर, कौन से नियम बदलने की बात हो रही है? शुभम, ये भी एक बड़ा चैलेंज है सेबी के लिए, बड़ी चुनौती है कंपनियों के साथ सूचनाओं को लेकर डील करना। कंपनियां तमाम तरीके के फैसले करती हैं, परियोजनाओं में निवेश के, प्रोडक्ट लॉन्च करने के, कंपनियों में अधिकारियों के आने के, जाने के, छंटनी के, नौकरियों को रखने के अलग अलग तरीके से अपनी सुविधाएं बेहतर करने के। सेबी को ऐसा महसूस हुआ है कि इसमें बहुत सारी जानकारियां पहले एक्सचेंज को नहीं दी जाती, बल्कि जानकारियां से जनता में, लोगों के बीच में प्रेस रिलीज के जरिए या बाकी माध्यमों से प्रसारित कर दी जाती हैं। और इन जानकारियों और इन सूचनाओं का उपयोग निवेशक या ट्रेडर या स्पेकुलेटर, तीनों तरीके के लोग बाजार में शेयर ट्रेड करने में करते हैं। और इस तरह से ये प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन में बदल जाती है ये सूचना, जो कंपनी शायद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या अपनी किसी जानकारी में से सार्वजनिक कर रही है। इसलिए बेहद सख्त नियम लेकर सेबी आ रही है, जिसमें वो सारी सूचनाएं, बहुत लंबी सूची होने वाली है कंपनियों के लिए। कोई ऐसी भी इंफॉर्मेशन जो पब्लिकली अवेलेबल है और प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकती है। अब वो प्राइस का इन्फ्लुएंस तो कंपनी में किसी एक बड़े अधिकारी का अपॉइंटमेंट या उसे हटाया जाना भी हो सकता है। प्राइस का इन्फ्लुएंस कंपनी की तरफ से किसी नए प्रोडक्ट की शुरुआत भी हो सकता है। प्राइस का इन्फ्लुएंस कंपनी की तरफ से नए स्टोर्स खोलना भी हो सकता है, अगर वो रिटेल की कंपनी है तो वो सारी सूचनाएं इसमें शामिल होंगी। इसके अलावा कोई ऐसी सूचना जिस पर बाजार रिएक्ट कर सकता है, वो भी इसमें शामिल की जाएगी। और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये सोचते हैं कि जो महत्वपूर्ण सूचना है जिसे बाजार को पहले बताया जाना चाहिए, वे सारी सूचनाएं पहले कंपनियों को एक्सचेंज को देनी होंगी। यानी कंपनियां अब खुलकर मीडिया से, प्रेस से या अपने बाकी प्लेटफॉर्म्स के जरिए कोई भी सूचनाएं सब प्रसारित करने से पहले ये तय करेंगी कि उस सूचना से क्या कंपनी के शेयर की कीमत पर कोई असर पड़ता है या नहीं। म्यूचुअल फंड में निवेश सस्ता हो सकता है। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी यहां भी निवेश से जुड़े कुछ शुल्कों में बदलाव का प्रस्ताव दे रहा है। इसके लिए उसने डिस्कशन पेपर जारी किया है। सर, क्या बदलाव के सुझाव हैं? म्यूचुअल फंड को लेकर जो एक्सपेंस रेशियो फीस लगाई जाती है उसे लेकर सेबी सारे नियमों में बड़े बड़े बदलाव करने जा रहा है। और इसमें जो टोटल एक्सपेंस रेशियो डिसाइड करने का फार्मूला और पैमाना है उसे बदला जा रहा है। पहली चीज़ तो ये कि म्यूचुअल फंड कंपनियों से कहा जाएगा कि जो एक्सपेंस रेशियो का तय किया जाता है, जो कि आमतौर पर निवेशक को चुकाना पड़ता है क्योंकि उसकी लागत निवेशक के पास आती है, उसे स्कीमों के बजाय एसेट मैनेजमेंट कंपनी के आधार पर तय किया जाए। यानी संकेत ऐसा है कि एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी में एक्सपेंस रेशियो का एक ही ढांचा होगा, जिसके तहत वो अलग अलग स्लैब्स बनाएंगे, स्कीमों के आधार पर नहीं होंगे। दूसरी चीज ये कि इस रेशियो में सारे कंपोनेंट शामिल किए जाएंगे, खर्च भी शामिल होगा, टैक्स भी शामिल होगा, एंट्री एग्जिट लोड्स और बाकी जितने भी खर्चे वो सब इस एक्सपेंस रेशियो के स्लैब में शामिल होंगे। इसका असर शायद ये होगा, अगर ये लागू होता है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को चर्चा पत्र दिया गया है, वो इस पर क्या जवाब देते हैं इससे पता चलेगा। पर संकेत ये मिल रहे हैं कि यहाँ तक कि सेबी ने यह भी कहा है कि जो एडिशनल कमीशन दिया जाएगा डिस्ट्रीब्यूटर्स को, वो भी इस पूरे प्रोसेस का हिस्सा होगा। एसेट मैनेजमेंट कंपनियां इस पर कैसे प्रतिक्रिया देती हैं और इसे लागू कैसे करती हैं देखना होगा। लेकिन जो प्रत्यक्ष रूप से भी दिख रहा है इस प्रस्ताव दस्तावेज के जरिए कि म्यूचुअल फंड खरीदने की लागत में कुछ कमी हो सकती है। रेटिंग में सुधार को लेकर सरकार की कोशिशों को झटका देते हुए ग्लोबल रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल ने भारत की रेटिंग में कोई बदलाव नहीं किया और सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को BBB पर बरकरार रखा है। S&P ने लंबी अवधि के लिए भारत की रेटिंग आउटलुक में भी कोई बदलाव नहीं किया, इसे भी स्थिर रखा है। हालांकि एजेंसी ने यह जरूर कहा है कि भारत में महंगाई दर में अगर गिरावट होती है और वित्तीय घाटे के आंकड़ों में सुधार आता है तो रेटिंग में सुधार की गुंजाइश बनती है। सर, क्यों नहीं बदली रेटिंग? स्टैंडर्ड एंड पुअर काफ़ी एक किस्म से जिद्दी और सरकारों के दबाव ना मानने वाली एजेंसी के तौर पर जानी जाती है। अगर आप ध्यान से देखें तो पिछले 3-4 साल से सरकार लगातार इस कोशिश में है कि S&P को यह समझाया जा सके कि भारत की साख बेहतर की जा सके। जो भी मौजूदा भारत की साख है BBB- वो जंक से एक ऊपर की है, यानी सबसे निचली रेटिंग से ठीक एक ऊपर की है। लेकिन इस बार भी जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर बाकी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में बेहतर दिखाई दे रही है, हालांकि भारतीय अर्थव्यवस्था में कई ढांचागत चुनौतियाँ हैं, मंदी की संभावनाएँ हैं, स्लोडाउन की संभावनाएँ हैं। लेकिन अगर आप प्रतिस्पर्धी देशों से देखें तो भारत की विकास दर बेहतर है। पर इस पे तमाम कोशिशों के बाद भी S&P ने, स्टैंडर्ड एंड पुअर ने भारत की रेटिंग सुधारने का कोई फैसला नहीं किया।
आउटलुक को भी नहीं पॉजिटिव किया, आउटलुक को भी स्टेबल रखा है। और इसकी दो बड़ी वजहें दिखती हैं। एक तो ये कि महंगाई, ब्याज दरों में बढ़ोतरी और भारतीय अर्थव्यवस्था में उतनी तेज रिकवरी न दिखाई देना कोविड के बाद एक बड़ी वजह हो सकता है। दूसरी बड़ी वजह यह कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मंदी, निर्यात में गिरावट, ग्लोबल ट्रेड में कमी, ये भी एक बड़ा असर है। और S&P की रिपोर्ट इस बात का संकेत दे रही कि ग्लोबल अर्थव्यवस्था के जो असर हैं वो भारतीय अर्थव्यवस्था पर गहरे होंगे। महंगाई को उन्होंने एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना है और माना है कि अगर महंगाई में कोई निर्णायक कमी होती है तो शायद रेटिंग में सुधार की संभावना बनती है। लेकिन बहुत लंबा समय हो गया है भारत की रेटिंग को इस स्तर पर बने हुए, इस पर अभी तक सुधार नहीं हुआ है। बढ़ी हुई महंगाई और पेंटअप डिमांड घटने का असर अब गैर जरूरी प्रोडक्ट और सेवाओं की बिक्री पर दिखने लगा है। रिटेल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के आंकड़े बताते हैं कि मार्च तिमाही और अप्रैल के दौरान देश में रिटेल सेल की ग्रोथ सिर्फ 6% रही, जो 14 महीने की सबसे कम ग्रोथ है। रिटेल एसोसिएशन के आंकड़े बताते हैं कि दक्षिण भारत के मुकाबले उत्तर भारत में मांग ज़्यादा घटी है। दक्षिण भारत में रिटेल सेल ग्रोथ 7% रही, जबकि उत्तर भारत में 3% ग्रोथ दर्ज की गई। सर, मांग घटने की वजह क्या और ये मांग घट कहाँ रही है? ये बड़ी चिंताजनक खबर है, क्योंकि भारत अर्थव्यवस्था में, कोविड के बाद की अर्थव्यवस्था में जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहाँ पल्स है, वो पल्स है भारत की खुदरा बिक्री, रिटेल सेल्स। और यहाँ 3 बड़े हिस्से ऐसे हैं जहाँ रिटेल एसोसिएशन के आंकड़े बताते हैं कि मांग में तेज गिरावट आई है। एक क्विक सर्विसेज रेस्टोरेंट है, यानी कि लोग बाहर ज़्यादा खाना नहीं खा रहे हैं। दूसरा लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स हैं और तीसरा अपैरेल या गारमेंट्स, इस तरीके की चीज़ें हैं। ये 3 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन्हें अगर हम कहें तो ये डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग्स हैं, यानी कोई भी व्यक्ति अपनी ज़िंदगी बेहतर करने के लिए बाकी खर्चे करने के बाद इन चीज़ों पर खर्च करता है। रेस्टोरेंट से खाना मंगाता है, अपैरेल बदलता है और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट खरीदता है। ये बता रहा है कि जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है, जो लोग अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए, सुविधाओं के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए खर्च करते हैं, उसमें कमी आ रही है। और इस कमी का असर हमें बाजार में दिखाई दे रहा है। और यही वो कंजम्पशन स्पेंडिंग का सबसे बुनियादी हिस्सा है जहां से नई मांग निकलती दिखाई देती है। एक असर वजह यह है, और इसकी वजह 2 हो सकता है। एक तो ये कि इनकम में ग्रोथ, कमी, रोजगारों में कटौती, ये चीज़ें हमारे सामने दिखी रही, हम लगातार सुन रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि पिछले 1 साल के भीतर इन सभी सेवाओं में, इन्हीं तीनों प्रोडक्ट्स में कीमतें बढ़ी हैं, महंगाई सामने आई है। अपैरल्स की भी महंगाई बढ़ी है। अब खुदरा महंगाई के आंकड़ों में हमें गारमेंट और अपैरल की महंगाई लगातार बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। लाइफस्टाइल प्रोडक्ट और फूड प्राइसेस तेजी से बढ़े हैं, क्योंकि कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई। ये भी एक असर है जिसके कारण मांग पर कमी दिखती है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय करेंसी रुपए में गिरावट देखी जा रही है। शुक्रवार को प्रति डॉलर रुपया 82.76 के स्तर तक लुढ़क गया, यानी कि $1 की कीमत 82.76 हो गई। ये 2 महीने का निचला स्तर है। सर, क्या वजह है इस गिरावट की? डॉलर इंडेक्स में तेज मजबूती दिखाई दी। अमेरिका में पिछले 48 घंटों में कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम यह था कि अमेरिका में जो डेट डिफॉल्ट का या शटडाउन का खतरा था, यानी अमेरिकी सरकार अपने कर्ज लेने की सीमा से चूकने वाली थी, उसे लेकर राजनीतिक रूप से सहमति बनती दिखाई दी। इस तरीके के संकेत आए कि रिपब्लिकन पार्टी के नेता और कांग्रेस के अध्यक्ष अमेरिकन मैकार्थी और राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच में बातचीत के बाद यह सहमति बनी कि अमेरिकी सरकार के लिए कर्ज लेने की सीमा बढ़ाई जाएगी और 1 जून से पहले शायद इस पर फैसला या सहमति बन जाएगी। इस सहमति के बाद बाजार में 2 तरीके की प्रतिक्रियाएं हुई। एक प्रतिक्रिया ये हुई कि बाजार को लगा कि संकट टल गया। दूसरी तरफ फेडरल रिजर्व ने महंगाई को लेकर अपने नजरिए को और ज़्यादा हाकिश और आक्रामक रखा और इन दोनों वजहों से डॉलर इंडेक्स में तेज मजबूती दिखाई दी। 103 के आसपास डॉलर इंडेक्स दिखाई दिया। माना जा रहा है कि डॉलर इंडेक्स यहाँ पर होल्ड करेगा, यह भी फर्म रहेगा, क्योंकि जब तक फेडरल रिजर्व ये तय नहीं करता कि वो ब्याज दरों में बढ़ोतरी की प्रक्रिया को किस दिशा में ले जाना चाहता है और महंगाई की परिस्थिति क्या बनती है, तब तक डॉलर इंडेक्स में मजबूती रहेगी। और उस वजह से हमने रुपए को 2 महीने के न्यूनतम स्तर पर गिरते देखा। रुपए के साथ कई सारी कमोडिटीज़ में भी गिरावट आई, कच्चे तेल की कीमतों में भी गिरावट दिखाई दी। अब बात करेंगे नेचुरल गैस की। भारत में नेचुरल गैस की किल्लत चल रही थी पिछले लंबे समय से। वजह थी रूस से गैस आ नहीं पा रही थी। इस बीच जो कंपनी थी गेल, उसके नतीजे भी आए, तो ये बात करना और ज़्यादा लाजमी हो जाता है। गेल के तिमाही नतीजों में ये पता चला कि गेल के मुनाफे में 77% से ज़्यादा की गिरावट आई है। वजह वही थी कि भाई महंगी गैस खरीदनी पड़ी थी, क्योंकि जो शिपमेंट थी वो आ नहीं रही थी। लेकिन दूसरी तरफ अच्छी खबर ये भी आई कि अब रूस से जो शिपमेंट अटके थे, वो शुरू हो गए हैं। मार्च और अप्रैल में 2-2 शिपमेंट आए हैं और अगले 2 महीने के लिए 4-4 शिपमेंट की बातचीत भी लगभग फाइनल हो गई है। सर, सवाल दोनों को मिलाकर, पहली बात, मुनाफे में इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई? दूसरी बात, भारत में आपूर्ति सुधरने की संभावना बनती है? हाँ, गेल के मुनाफे में गिरावट की प्रमुख वजह कि गेल भारतीय बाजार में जो गैस आपूर्ति करती थी वो गैसप्रॉम से आयात करके की जाती थी टर्मिनल्स के जरिए। भारत में अंतर्राष्ट्रीय
गैस फील्ड से गैस लाने के लिए कोई पाइपलाइन की व्यवस्था नहीं है। और दूसरी चीज़ है कि इस दौरान गैस की मांग तेजी से बढ़ी, भारत को बहुत महंगी गैस खरीदनी पड़ी अपनी ज़रूरतों के लिए, और गैस की शॉर्टेजेस भी हुई। आप पिछले 2 साल के अंदर दौरान भारत में नेचुरल गैस की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई, और इस वजह से गेल के मुनाफे पर असर पड़ा है। लेकिन अब जो खबर आ रही है उस हिसाब से जो गैसप्रॉम की सिंगापुर की सब्सिडियरी है उसने भारत को दोबारा आपूर्ति शुरू करने का फैसला किया है, और उस आपूर्ति के तहत एलएनजी के शिपमेंट शुरू हो गए हैं, एलएनजी के कंटेनर भारत में आना शुरू हो गए हैं। और जो 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट गैसप्रॉम के साथ सप्लाई के लिए किया गया था, उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत बीच में जो आपूर्ति रुक गई थी वो दोबारा शुरू हो रही है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि भारतीय बाजार में गैस की आपूर्ति अब बेहतर होगी, और उसके बाद कीमतों में भी थोड़ी गिरावट दिखाई देगी, खासतौर पर एलएनजी और सीएनजी की। आगे बढ़ते हैं दिन की सबसे बड़ी खबर की ओर। आज जब सुबह शेयर बाजार खुले थे तो अदानी समूह के शेयरों में बड़ी उठापटक थी। कुछ नीचे थे, कुछ ऊपर थे। अदानी टोटल एक ऐसी कंपनी थी जिसमें लोअर सर्किट लगा था। पिछले कई दिनों से लगातार गिरावट देखने को मिल रही थी। इसके अलावा भी 3-4 कंपनियां ऐसी थी जिनमें गिरावट थी, कुछ ऐसी थी जिनमें तेजी थी। लेकिन फिर दोपहर में आई रिपोर्ट आई सुप्रीम कोर्ट के उस पैनल की जो जांच के लिए बनाया गया था। रिपोर्ट तो पहले ही सुप्रीम कोर्ट पे पहुंच गई थी, वो दरअसल आज सार्वजनिक हुई और पता चला कि उस रिपोर्ट में है क्या क्या। रिपोर्ट आई बाद में और उसको बाजार ने थम्स अप पहले दे दिया। इस रिपोर्ट के बाद शेयर बाजार में क्या हुआ ये कि अदानी ग्रुप की 10 की 10 कंपनियां तेज हो गई। तेजी भी थोड़ी बहुत नहीं। अगर आप देखें तो एनडीटीवी 5% का अपर सर्किट लगा था, अब 4% ऊपर। अंबुजा सीमेंट 1% ऊपर। अदानी विलमेयर 7.5% ऊपर। अदानी ट्रांसमिशन 5% ऊपर। अदानी टोटल जिसमें लोअर सर्किट लगा था वो अपर सर्किट की स्थिति में पहुंच गया, 3.82% की तेजी के साथ बंद हुआ। अदानी पावर अपर सर्किट। अदानी पोर्ट 3.73% ऊपर। अदानी ग्रीन 4.5% ऊपर। अदानी एंटरप्राइजेस 3.5% ऊपर। एसीसी 1% ऊपर। यानी कि 10 के 10 शेयरों में तेजी, और तेजी भी थोड़ी बहुत नहीं, ठीक ठाक तेजी। अब जरूरी यह है जानना कि ये जो रिपोर्ट आई, दरअसल इस रिपोर्ट में था क्या। इस रिपोर्ट में जो पैनल को ने सौंपी थी, उस रिपोर्ट में दरअसल लब्बो-लबाब यह है कि सारी जिम्मेदारी सौंप दी गई सेबी को। कहा यह गया कि भाई सेबी ने को बताना है कि ये कुछ जो भी मैनिपुलेशन था या जो भी गड़बड़ियां थी, नियमों के उल्लंघन थे, ये हमारे दायरे में नहीं आता, ये तो आपको सेबी बताएगा। तो अब सारी निगाहें टिक गई जाके सेबी पर, और मान ये लिया गया कि भाई इस रिपोर्ट ने फिलहाल अदानी समूह को क्लीन चिट दे दी। क्लीन चिट का भी मायने समझेंगे, लेकिन पहले सबसे बड़ा आरोप जो था उस पर बात करते हैं। सर, सबसे बड़ा आरोप था स्टॉक मैनिपुलेशन का, उस पर ये रिपोर्ट क्या कहती है? हाँ, सेबी की अडानी समूह की जांच के 2 अलग अलग पहलू और हमें सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट को समझना जरूरी है, क्योंकि इसके कई सारे इस सप्रे कमेटी की रिपोर्ट में कई सारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनके भीतर जाकर समझा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट दरअसल क्या बता रहा है और क्या उसे बताना था। सुप्रीम कोर्ट को दरअसल इस बात की जांच करनी थी कि क्या शेयर बाजार में इस पूरे घटनाक्रम से कोई अप्रत्याशित उतार चढ़ाव हुए, छोटे निवेशकों के हित प्रभावित हुए, या स्टॉक्स का मैनिपुलेशन हुआ। तो पहला सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह था कि क्या अडानी समूह पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद बाजार में कोई मैनिपुलेशन हुआ। कमेटी की रिपोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि मार्केट रेगुलेटर को ऐसा लगता है कि कुछ मैनिपुलेशन हुआ है, लेकिन जो एफपीआई के रेगुलेशंस हैं, जहां से इन्वेस्टमेंट आया, वो सब नियमों के तहत था, इसलिए इसे स्थापित कर पाना संभव नहीं है कि बाजार में इस रिपोर्ट के आने के बाद कोई बड़ा मैनिपुलेशन हुआ था। पहली चीज। दूसरी चीज, इस रिपोर्ट ने यह कहा कि बाजार में कोई बड़ा तेज उतार चढ़ाव नहीं दिखाई दिया, अडानी समूह के स्टॉक्स में बड़ा उतार चढ़ाव दिखाई दिया। अब आप इसे कई तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं। इसे ये मान सकते हैं कि चूंकि अडानी समूह में 70% से ज्यादा हिस्सेदारी तो निवेशकों की है, तो एक छोटा सा निवेशकों का हिस्सा था जो बाजार में इस उतार चढ़ाव से प्रभावित हुआ, पर व्यापक बाजार की स्थिरता पर कोई असर नहीं पड़ा। अब आप याद कीजिए वो घटनाक्रम, वो समय याद कीजिए जब अडानी समूह की रिपोर्ट आई थी, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी और अडानी समूह के स्टॉक्स तेजी से गिरे थे। तब चर्चा यह थी कि भारतीय शेयर बाजार की स्थिरता इस पूरे घटनाक्रम से प्रभावित हुई है। रिपोर्ट ने यह स्थापित करने की कोशिश की, सप्रे कमेटी ने, कि भारतीय बाजार का मिजाज ठीक ठाक रहा, कोई बहुत बड़ा उतार चढ़ाव भारतीय बाजार में, स्टॉक मार्केट में नहीं दिखा। अडानी समूह को लेकर इसमें घटनाक्रम कम दिखाई दिया था। लेकिन क्या उसके बाद कोई सट्टेबाजी हुई, कोई स्पेकुलेशन हुआ, या बाजार में उस रिपोर्ट के बाद कोई बड़ी शॉर्ट सेलिंग हुई, ये रिपोर्ट से स्थापित नहीं करती। सेबी के बारे में अब सेबी को यह बताना होगा कि क्या बाजार में उसके बाद कोई सट्टेबाजी या किसी तरह का स्पेकुलेशन हुआ था, क्योंकि रिपोर्ट ने इस बात का भी इशारा किया है कि जो निवेश उस दौरान आया था, जिन विदेशी निवेशकों के जरिए आया था, उनके आंकड़े, उनकी सूचनाएं सेबी के पास उपलब्ध हैं। सर, नियमों के उल्लंघन पर कुछ टिप्पणी? अब दूसरे पहलू पर आइए। ये दूसरा पहलू था
अडानी समूह के भीतर के कारोबार की जांच की, जो शायद सुप्रीम कोर्ट की जांच के दायरे में भी नहीं था और सुप्रीम कोर्ट उसकी जांच भी नहीं कर सकती। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था वो ये था कि अडानी समूह की वो जो 13 कंपनियां हैं, जिन कंपनियों में पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था कि उसमें भारत के पैसे से ही निवेश करके उसे भारतीय बाजार में शेयरों को प्रभावित करने की कोशिश की जाती है। यह मामला पुराना है, इस घटना से पहले का मामला है, क्योंकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पहले आई थी और ये पिछले 2-3 साल के कामकाज पर आधारित थी। सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले पर टिप्पणी करने से रिपोर्ट ने कुछ स्पष्ट नहीं कहा। रिपोर्ट ने कहा कि यह जांच सेबी को करनी होगी, सेबी को यह जानकारी लेनी होगी कि विदेश से आने वाला पैसा क्या कोई विदेशी कंपनियां थी, कोई ओवरसीज कंपनियां थी, उनकी जांच कहां से होगी। तो जो सबसे महत्वपूर्ण जांच का विषय था वो गेंद अब सेबी के पाले में। सेबी को यह बताना होगा कि इन कंपनियों के बारे में क्या हुआ। आपको पता है, अगर आप मनी सेंट्रल नियमित तौर पर देख रहे हैं तो आपको बराबर अपडेट कर रहे हैं कि सेबी ने इस मामले पर समय मांगा था। सेबी ने कहा था कि उसे जानकारी लेने में समय लगेगा। सेबी ने यह भी कहा था कि इसमें बहुत सारी कंपनियां ऐसे ज्यूरिडिक्शंस में हैं, ऐसे देशों में हैं जहां की सरकारें आसानी से सूचनाएं शेयर नहीं करती हैं, इसलिए उन्हें सरकार की भी मदद लेनी पड़ेगी। तो अडानी समूह के भीतर क्या चल रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट ना तो जांच पाई और ना सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट को जांचना था। अडानी समूह पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद बाजार में क्या हुआ, इस पर सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट ने अपनी टिप्पणियां की हैं। आगे बढ़ते हैं, अब आएगी सेबी की जांच। सेबी की जांच में क्या पता चलेगा? सर, सुप्रीम कोर्ट की ये रिपोर्ट क्या उस तरफ कुछ इशारा कर रही है? सुप्रीम कोर्ट ने 2 बड़ी टिप्पणियां और भी की इस रिपोर्ट में, जाना जरूरी है। एक चीज तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेबी को जांच के लिए अनिश्चित काल का समय नहीं दिया जा सकता। यानी सुप्रीम कोर्ट ये मान रहा है कि जो भी सस्पिशियस है पूरे अडानी समूह के कामकाज में, जो भी संदेह की चीजें हैं, जो भी संदिग्ध चीजें हैं, सेबी को समय पर उसकी जांच पूरी करके देना चाहिए। 14 अगस्त की समय सीमा उसे मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यह भी तय करना मुश्किल है कि अडानी समूह पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद शेयर बाजार में जो कुछ हुआ उसमें रेगुलेटर की कोई गलती थी या मार्केट रेगुलेटर ने किसी जगह चूक की, है तय करना मुश्किल है। लेकिन फिर भी सेबी के पैरेलल नियमों का एक ऐसा मजबूत ढांचा बनाया जाना चाहिए, इन्फोर्समेंट का ऐसा सिस्टम बनाया जाना चाहिए जिससे तात्कालिक रूप से कदम उठाया जा सके। अब इसका मतलब यह है कि बाजार में ये रिपोर्ट एक तरफ कह रही कि बाजार में कुछ बड़ा उतार चढ़ाव नहीं हुआ, सेबी की तरफ से कोई चूक नहीं हुई, लेकिन फिर भी नियमों को चुस्त और दुरुस्त करने की जरूरत है। तो व्यवहारिक रूप से अगर आप पूरी रिपोर्ट का असर देखें तो जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जहां से आकर अडानी समूह के स्टॉक्स का सेंटीमेंट प्रभावित होता है, जहां से अडानी समूह के कामकाज के ऊपर सवाल उठते हैं, वो सब कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मुद्दे हैं। वो सारे मुद्दे कंपनी के भीतर कामकाज को लेकर हैं और उन पर जांच की रिपोर्ट तो सेबी ही देगी। तो अब सब कुछ बाहर आगे शायद तब पता चलेगा जब सेबी अपनी रिपोर्ट लेकर आएगी और सेबी बताएगी कि दरअसल अडानी समूह पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में जो आरोप लगाए गए थे उनमें कितनी सत्यता थी, शेयर बाजार के हिस्से में क्या हुआ और शेयर बाजार में किन नियमों का उल्लंघन हुआ या नहीं हुआ। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगभग तस्वीर साफ कर दी है कि बाजार में अडानी समूह के स्टॉक्स में उतार चढ़ाव था, पर बाजार की स्थिरता पर इस घटनाक्रम का कोई बड़ा असर नहीं पड़ा, ऐसा रिपोर्ट बताने की कोशिश करती है। सर, बाजार ने थम्स अप दिया, क्या माना जाए क्लीन चिट मिली? कहना मुश्किल है क्योंकि क्लीन चिट जैसी कुछ स्थिति नहीं है, क्योंकि अगर पूरी रिपोर्ट के आपको देखें, जो रिपोर्ट आई है और जो नीचे चर्चा और जो अंततः से भी अपनी रिपोर्ट के अंत में जो बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है, उस बात से तो ये समझ में आता है कि अभी जांच अधूरी है, जांच जारी है। जो महत्वपूर्ण और बड़े आरोप हैं उनके जांच की रिपोर्ट तो सेबी ही लेकर आएगी। सेबी ये बताएगी कि क्या अडानी समूह के कामकाज के भीतर कोई खामियां थी। तो ऐसे समझना जरूरी है कि रिपोर्ट इस पूरे घटनाक्रम की जांच के 2 हिस्से थे शुभम। एक हिस्सा ऐसा था जो बाहर हो रहा था और एक हिस्सा ऐसा था जो अडानी समूह के भीतर चल रहा था। तो जो बाहर हुआ, तेज उतार चढ़ाव हुआ, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जांच की, स्टेक होल्डर से बात की, एक निष्कर्ष दिया और 1-2 सुझाव दिए कामकाज को दुरुस्त करने के लिए भारतीय शेयर बाजार को लेकर। वैसे आपको यह भी याद होगा कि सरकार की तरफ से भी कहा गया था कि भारतीय शेयर बाजार का रेगुलेशन बहुत मजबूत है, ऐसी घटनाक्रम से प्रभावित नहीं होता है। तो रेगुलेटरी फेल्योर नहीं था, लेकिन अडानी समूह के भीतर कोई रेगुलेटरी फेल्योर था। सेबी की ओवरसाइट में कमी थी, सेबी ने अडानी समूह के कामकाज की ठीक से जांच नहीं की या उसके अंदर कोई खामियां हैं, ये इस रिपोर्ट से पता नहीं चलता। ये बात सेबी अपनी रिपोर्ट में बताएगी जब अगस्त में हमारे सामने सेबी की रिपोर्ट आएगी।
आगे बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ। फैशन से जुड़े प्रोडक्ट बेचने वाली चीन की कंपनी शीन के प्रोडक्ट फिर से भारत में बिकना शुरू हो सकते हैं। रिलायंस रिटेल अपने ऑफलाइन स्टोर पर शीन के प्रोडक्ट बेचने के लिए कंपनी के साथ बातचीत कर रही है। 2020 तक शीन भारत में अपनी मोबाइल ऐप के जरिए प्रोडक्ट बेचती थी, लेकिन उसके बाद नहीं बेचे। सर क्यों नहीं बेचे, अचानक क्यों बंद हो गई? ये काफ़ी दिलचस्प खबर है भारतीय बाजार की दृष्टि से और भारत में चीन को लेकर संवेदनशीलता की दृष्टि से। गलवान के घटनाक्रम के बाद भारत सरकार ने भारत में काम करने वाले चीनी ऐप्स पर क्रैकडाउन किया था, आपको याद होगा, और चीनी ऐप्स बंद किए गए थे। उन्हीं ऐप्स व्यवस्था के तहत शीन भी अपने प्रोडक्ट को ऐप के जरिए बेचती थी और शीन को भारत में प्रोडक्ट बेचने की सुविधा मिली थी। उस घटनाक्रम के बाद जब ये क्रैकडाउन हुआ और शीन का ऐप बंद हो गया तो शीन अपने उत्पाद को बेचना बंद करके भारत से बाहर चली गई। हालांकि शीन, बहुत सारे ऐसे ऐप बंद हुए थे जो बहुत छोटे थे, उनकी तुलना में शीन बहुत बड़ी कंपनी थी, पर शीन ऑनलाइन ट्रेडिंग, ऑनलाइन सामानों को भारत में उस समय तक बेच रही थी। सर क्या खासियत है शीन की, किस तरीके के प्रोडक्ट बेचती है? शीन अमेरिका का बड़ा फैशन ब्रांड है और खासतौर से इस फैशन ब्रांड की खासियत यह है कि शीन सस्ते और ट्रेंडी कपड़ों के लिए जाना जाता है। भारतीय बाजार ऐसे कपड़ों के लिए सबसे अच्छा मुफीद बाजार है और इसलिए शीन बहुत सारा ऐसा सामान भारतीय रिटेलर्स को भी देती थी जो सस्ता होता था। शीन के ब्रांड्स के, शीन के कपड़े और शीन के ट्रेंड के डिज़ाइंस को लेकर बाजार में चर्चा होती है। बड़ी कंपनी है और ख़ासतौर से जो मध्यम वर्ग के चीन के ग्राहक हैं और बाहर के जो मध्यम वर्गीय ग्राहक हैं उनके लिए इसके पास बेहतर पोजीशनिंग है प्रोडक्ट की, ट्रेंडी क्लॉथिंग की और अफोर्डेबल क्लॉथिंग की। रिलायंस के साथ किस रास्ते से आएगी सर ये? रिलायंस ने शीन को साथ में लाने के लिए एक डील की है। रिलायंस रिटेल का यह मानना है कि शीन जिस तरीके के प्रोडक्ट प्रोफाइल से आती है, जिस तरीके के उत्पाद और सामान देती है, वो रिलायंस रिटेल की कार्य योजना के लिए बेहतर है। रिलायंस और शीन की भागीदारी बाजार में चीन के कपड़ों और चीन के उत्पादों को लेकर आएगी। अब ये रास्ता चूंकि रिलायंस रिटेल के जरिए आ रहा है तो रिलायंस रिटेल भारत की कंपनी है और वो चीन के साथ अनुबंध करके भारत में आ रही है। इस पर सरकार कैसे नज़रिया बदलेगी ये बात बाद में अलग दिखाई देगी। पर रिलायंस रिटेल के नज़रिए से एक चीज़ समझना और ज़रूरी है कि पिछले 3-4-5 महीनों से रिलायंस रिटेल लगातार इस कोशिश में है कि उसके ब्रांड को किसी तरह से मजबूती बाजार में मिल सके। रिटेल बाजार में काफ़ी उतार चढ़ाव हुआ है, रिलायंस की रिटेल को लेकर बड़ी योजनाएं हैं, पर अभी बाजार में अपनी जड़ें जमाने में रिलायंस की भी बोर्ड मीटिंग भी हुई थी, उसमें भी इस बात के संकेत मिले थे कि रिटेल बाजार में रिलायंस को अपनी जड़ें जमाने में अभी समय लग रहा है। तो वो ऐसे गठजोड़ की, ऐसे आपूर्तिकर्ताओं की, सप्लायरों की कोशिश में है जिससे कि बाजार में उसे एक अलग से एज मिल सके। और ऐसा माना जा रहा है कि शीन के उत्पाद आने से गारमेंट बाजार में, ट्रेंडी गारमेंट बाजार में बड़ी उथल पुथल हो सकती है अगर सरकार ने इस भागीदारी पर, संधि पर कोई आपत्ति नहीं लगाई। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मनी सेंट्रल झटपट। पॉइंट ऑफ सेल मशीनों के जरिए डिजिटल लेन देन की सुविधा देने वाली कंपनियों के लिए रिजर्व बैंक जल्द सख्त केवाईसी नियम जारी कर सकता है। नए नियमों के दायरे में पाइन लैब, एमस्वाइप और इनोवेटिव पेमेंट जैसी कंपनियां आएंगी जो पीओएस टर्मिनल, मोबाइल पेमेंट टर्मिनल और क्यूआर कोड टर्मिनल के जरिए पेमेंट की सुविधा दिलाती हैं। देश में जल्द नई इंश्योरेंस कंपनियां देखने को मिल सकती हैं। इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI करीब 1 दर्जन कंपनियों को बीमा कारोबार पर परमिट दे सकता है। पिछले साल भी करीब 1 दशक बाद IRDAI ने 3 कंपनियों को जीवन और गैर जीवन बीमा कारोबार पर परमिट दिया था। करीब 20 कंपनियों ने IRDAI के पास बीमा कारोबार के लिए आवेदन किया हुआ है। प्राइवेट इक्विटी फर्म एवरस्टोन कैपिटल अपनी 41% हिस्सेदारी रेस्टोरेंट ब्रांड इंडिया एशिया लिमिटेड में बेचने के लिए बातचीत कर रही है। रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया के पास भारत और इंडोनेशिया में बर्गर किंग की मास्टर फ्रेंचाइजी है। एवरस्टोन इसके लिए जुबिलेंट फूडवर्क्स के साथ, एडवेंट इंटरनेशनल और जन अटलांटिक कंसोर्शियम के साथ बातचीत भी कर रहा है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान किसी सरकारी कंपनी के निजीकरण की संभावना बहुत कम है। वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के हवाले से एक रिपोर्ट में यह बताया गया कि 2024 के लोकसभा चुनाव तक नई सरकारी कंपनी के विनिवेश की उम्मीद नहीं है। जिन कंपनियों के विनिवेश या निजीकरण पर पहले से बात चल रही है, फिलहाल उन्हीं के विनिवेश पर ध्यान दिया जाएगा। फिलहाल सरकार जिन कंपनियों में विनिवेश पर बातचीत कर रही है उनमें IDBI बैंक, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉर्पोरेशन शामिल है। अमेरिका में कुछ और घट रहा है। नौकरियों से निकाले जाने के बाद अमेरिका में दिवालियापन आवेदन इस साल नया रिकॉर्ड बना सकते हैं। 2023 में अभी 5 महीने खत्म नहीं हुए हैं और इस दौरान अमेरिका में कंपनियों के दिवालिया के 236 आवेदन आ चुके हैं, जो 2010 में के बाद किसी एक वर्ष में आए सबसे ज़्यादा आवेदन है। और सोचिए अभी तो पूरा साल बचा है। 2010 में पूरे साल में अमेरिका में 325 कंपनियों ने दिवालियापन के लिए आवेदन किया था और इस साल जिस रफ्तार से आवेदन आए हैं, इसे देखते हुए लग रहा है कि 2010 का भी रिकॉर्ड टूट जाएगा। सर कोई टिप्पणी आपकी?
पीओएस मशीनों के लिए नए नियम आ रहे हैं और अब आरबीआई पूरे ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेशन मार्केट में अलग अलग क्षेत्रों के लिए इतनी सारी सर्विसेज एक साथ ऑनलाइन लेवल पर हैं, मोबाइल से पीओएस से इन्हें संभालने की ठीक करने की कोशिश कर रहा है। अब जो पीओएस कंपनियां आपको जब किसी दुकान पर आप शॉपिंग करने जाते हैं और वहाँ आपको पाइन लैब या किसी कंपनी का एक पीओएस डिवाइस दिखता है जिस पर आप या तो कोड स्कैन करते हैं, अपने कार्ड को स्वाइप करते हैं, उसको लेकर नियम काफ़ी ढीले डालें। रिजर्व बैंक नए नियम लेकर आ रहा है जिसमें केवाईसी की शर्तें लगाई जाएंगी, 25 करोड़ तक की कैपिटल की शर्तें लगाई जाएंगी और इसमें बहुत सारी कंपनियां वीज़ा और मास्टर कार्ड के साथ भी काम करती हैं और पीछे बैंक्स के साथ भी काम करती हैं, तो इनके लिए रेगुलेटरी इन्वायरमेंट में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। इस बीच खबरें कुछ और भी हैं। मनी सेंट्रल में तो जितनी इकट्ठी हो पाई, विश्लेषण हो पाया, हमने कर ही दिया, लेकिन इसके अलावा खबर यह आई कि सीनियर सिटीजन्स ने जो उनके खाते उनको मिले थे, लिमिट बढ़ी थी, उसमें ज़बरदस्त निवेश किया। एलआईसी के स्टॉक पर नतीजों के बाद कई ब्रोकरेज फर्म की रिपोर्ट आई, बिजनेस आया, एलआईसी का स्टॉक चलेगा या नहीं चलेगा। लिक्विड फंड पर एक खबर है कि एफडी से ज़्यादा अच्छा लिक्विड फंड है या नहीं है। ये तमाम खबरें अगर आप जानना, समझना और बेहतर तरीके से विश्लेषण पढ़ना चाहते हैं तो मनी 9 की वेबसाइट पर आइए। ये सारी खबरें तैयार हैं, करीने से सजी हैं। जो मनी सेंट्रल में नहीं है वो वेबसाइट पर है, तो money9.com की वेबसाइट पर जाइए और तमाम खबरों को पढ़िए, जानिए, समझिए। आगे बढ़ते हैं। अब बचा क्या, आप ये पूछेंगे, बचा ये कि इस बार का इकोनॉमिकम क्या है, ये पूछ लें अंशुमान जी से, क्योंकि अगली मुलाकात आपसे रविवार को सुबह 11:15 बजे होनी है। इस बार के इकोनॉमिकम में हम आपको अमेरिका के बैंकों के भीतर क्या चल रहा है इससे परिचित कराएंगे। एक बार हम बात कर चुके हैं इकोनॉमिकम में कि अमेरिका के बैंकों में जो कानून और नियम बदले थे ट्रंप के समय, उसके बाद अमेरिका के बैंकों में संकट आया, पर केवल वही वजह नहीं थी। बैंकों के भीतर कुछ और भी है। बैंकों के भी अमेरिका में बैंकों का एक पतझड़ जैसा शुरू हो रहा है। सारे नियामक वह मान रहे हैं कि बैंकों का संकट अब और आगे बढ़ने वाला है। क्या था अमेरिका के बैंकों के भीतर? इतने सख्त नियमों के बाद भी बैंक भीतर से क्या कर रहे थे? क्यों दुनिया में बैंकों को सुरक्षित बनाने के नियम आखिर सफल नहीं होते? बैंक डूबते हैं तो डूबते ही चले जाते हैं। हम इसे भीतर से समझने की कोशिश करेंगे। अमेरिकी बैंकिंग का वो सच जो हमें आमतौर पर नहीं पता होता, इस बार इकोनॉमिकम में हम उस पर बात करेंगे। चलिए, तो अब अगली मुलाकात आपसे रविवार को करेंगे 11:15 बजे इकोनॉमिकम में, और मनी सेंट्रल का नया संस्करण लेके आऊंगा मैं सोमवार शाम 7 बजे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। ऐसे ही का तमाम ये कम हो